हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 साइंस से चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो आती है वेदर। वेदर क्या होता है, देखिए, it may be defined as the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. यानी कि जो अगर हम कोई भी एक प्लेस लें, वहाँ पे हर दिन की जो कंडीशन होगी, जैसे वहाँ का टेम्परेचर हो गया, वहाँ की ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई, ये सभी फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, ये वेदर बनाते हैं। अब बात आती है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई और अदर फैक्टर हैं, उनको हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहेंगे। अब इन सभी फैक्टर को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। द वेदर इज मेनली अफेक्टेड बाय द सन दैट प्रोड्यूस हीट एंड रेज द टेम्परेचर। द सन प्रोवाइड लाइट एज वेल एज हीट ऑन द अर्थ। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द हीट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमोसफियर विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ता है, हमारे पास सनलाइट की वजह से। देखिए, जो सन होता है वो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा जो सन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, द हीट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। यानी कि जो सन से जो हीट आ रही होगी वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करेगी, ओशियंस एब्जॉर्ब करेंगे, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगी, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर को डिटरमाइन करने में। Therefore, it is clear that change in weather is caused due to sun, because the change occurring in the sun heat will change the atmosphere more frequently। यानी कि जो सनलाइट होगी या सन होगी वो क्या करेगी, वो वेदर को चेंज करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो सनसेट और सनराइज का जो टाइम है वो सारे के सारे ईयर में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास रेनफॉल। The amount of water droplet that fall back on the earth after condensation of water vapor is called rainfall। यानी कि जब वाटर ड्रॉपलेट इवेपोरेट होती हैं, इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंस हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो जमने के बाद वो दोबारा से अर्थ पर आकर गिरती हैं, तो उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। When the temperature is too low, these droplets in the cloud get freeze into crystal of ice and comes on the earth as snowfall। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो ये जो ड्रॉपलेट होती हैं ये फ्रीज हो जाती है, जम जाती हैं छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल में, छोटे छोटे आइस के टुकड़ों में, और उसके बाद क्या होती हैं, ये अर्थ पर स्नोफॉल यानी कि ओले हैं होते हैं उसके रूप में गिरती हैं। ड्यूरिंग विंटर the temperature fall after sunset, causing condensation of water vapor near the ground. These droplets hang into the air to form fog। यानी कि जो विंटर में जो टेम्परेचर है वो सनसेट के टाइम में बिल्कुल लो हो जाता है, उससे जो वाटर वेपर हो जाती है वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि जम जाती है नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास। तो ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट हैं ये एयर में रहती हैं और क्या फॉर्मेशन करती हैं, फॉग की फॉर्मेशन करती है, धुंध की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है द रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर
द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गोज, यानी कि जो रेनफॉल है उसको मिलीमीटर में मेजर किया जाता है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं, उसका नाम होता है रेन गोज। इट इज ए मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल केप्ट ऑन इट्स टॉप विच कलेक्ट द रेन वाटर, यानी कि एक सिलेंडर होता है, इस टाइप से एक सिलेंडर होगा ये, और एक फनल लगाया होगा इसके ऊपर वाले फेस पे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे। द रेन वाटर कलेक्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर गिव्स द मेजर ऑफ द रेनफॉल, यानी कि जो भी रेन वाटर सिलेंडर में कलेक्ट होगा वो रेनफॉल को मेजर करेगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास ह्यूमिडिटी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर विच कोज डेम्पनेस ऑफ एयर, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी कि एयर में कितनी वाटर वेपर है उसको ये शो करता है। एयर हैज़ एबिलिटी टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल्स इफ हैवी रेनफॉल अकर, यानी कि जो हमारी एयर है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो वाटर वेपर को होल्ड कर सके। अब देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जो एयर वेपर्स होती हैं, सॉरी वाटर वेपर होती हैं, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और फॉल्स होती है इफ़ हैवी रेनफॉल अकर, यानी कि अगर हैवी रेन होगी तो वो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर से उसको मेजर करेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ टू थर्मामीटर्स, यानी कि जिसके अंदर दो थर्मामीटर होते हैं। द बल्ब ऑफ वन थर्मोमीटर इज वेट एंड अदर इज ड्राई, यानी एक का जो थर्मामीटर है उसका बल्ब जो है वो वेट होगा, गीला होगा, और दूसरे का ड्राई होगा। अगला फैक्टर देखते हैं हम, विंड स्पीड। इट इज़ कोज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर, यानी कि जो विंड की स्पीड होती है वो किसकी वजह से होती है, डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर में जब प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है तो उसकी वजह से विंड स्पीड होती है। ड्यूरिंग समर द विंड ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल एंड cause rain in India, while during winter it blow from mountain of North India toward northern plain and cause cold weather, यानी कि जब ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मियों में द विंड ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशियन, यानी कि जो इंडियन ओशियंस हैं उससे चलती है, एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती है, एंड कोज रेन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फिर ये क्या करती है, बरसात करती है। वाइल ड्यूरिंग विंटर, जबकि सर्दियों में इट ब्लो फ्रॉम माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जो माउंटेन है वहाँ से टुवार्ड नॉर्थन प्लेन की तरफ बढ़ती हैं, एंड कोज कोल्ड वेदर, यानी कि जो कोल्ड वेदर यानी कि ठंड का, विंटर का सीजन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास वेदर प्रिडिक्शन। द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इज डन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। हु स्टडी द चेंज इन वेदर, जो वेदर में चेंज होने को स्टडी करते हैं। द वेदर इज प्रिडिक्टेड बाय स्टडिंग द पैटर्न ऑफ वेदर एंड फैक्टर अफेक्टिंग दैम। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, यानी कि वो साइंस जो वेदर की स्टडी को, जिसमें हम वेदर की स्टडी करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इन इंडिया द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डाटा ऑफ टेम्परेचर, विंड एंड प्रिडिक्ट वेदर ऑन टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये टेम्परेचर के डाटा को, विंड के डाटा को, रेनफॉल के डाटा को, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि जो किसी भी प्लेस पे है वो वेदर कैसा रहेगा। द वेदर रिपोर्ट इज़ रिकॉर्डेड एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड पब्लिश इन ए टेबल फॉर्म शोइंग रीडिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। तो इसको क्या करते हैं, इसको हर एक दिन का जो वेदर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एक ग्राफ की हेल्प से शो किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट जो डेज हैं उनका वेदर प्रिडिक्ट करते हैं।
Next, a difference in time of sunrise and sunset. There is a difference in the time of sunrise during summer and winter. यानी कि समर और विंटर में जो सनराइज है उसका जो टाइम है उसमें डिफरेंस होता है. इन समर द सनराइज अर्लियर इन द मॉर्निंग एंड सनसेट लेट इन द इवनिंग. यानी कि जो गर्मियाँ होती हैं गर्मियों में सनराइज जल्दी हो जाता है, लेकिन और जो सनसेट होता है वो लेट होता है इवनिंग में. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वाइल सनराइज लेट एंड सेट्स अर्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यानी कि जून में जो है वो सनराइज भी जल्दी होगा और सनसेट देर से होगा, लेकिन जब दिसंबर का महीना होता है तो उसमें सनराइज भी लेट होता है और सनसेट होता है वो भी जल्दी हो जाता है. Therefore, days are longer and night shorter in summer, while days is shorter and night is longer during the winter. इसी वजह से क्या होता है कि जो गर्मियाँ होती हैं गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, लेकिन जो विंटर होती है विंटर में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट. The average weather pattern taken over a long time called the climate of that place. यानी कि जो हम वेदर को मेज़र करते हैं उसको अगर हम एक लॉन्ग टाइम के लिए मेज़र करें तो वो क्या बनाता है हमारे पास क्लाइमेट. डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट. यानी कि अगर हम एक लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज टेम्परेचर को नोट करें, वहाँ की रेनफॉल को नोट करें, इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, अगर हम उनको नोट करें तो वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, क्लाइमेट. अब देखिए क्लाइमेट को हम एक चार्ट की रिप्रेजेंट से हम शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चार्ट. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट एट ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर. तो ये क्या देता है, ये हमें एक आइडिया देता है, किसका, क्लाइमेट का आइडिया देता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर. द मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड. तो जो सबसे मेन फैक्टर होता है जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है वो क्या होता है, लैटिट्यूड. ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स ऑन अर्थ. ये कुछ लाइन्स होती हैं जो अर्थ पर होती हैं. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट और क्लाइमेट इन इंडिया. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरी इन डिफरेंट रीजन. यानी कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में जो इंडिया की क्लाइमेट है वो अलग अलग है. दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बेलो. इसको हम नीचे शो कर रहे हैं. द नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिमालय हैज़ कोल्ड एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट. यानी कि जो नॉर्थ का रीजन होगा, हिमालय के जो नॉर्थ का रीजन होगा वो क्या है, वो कोल्ड है, वो ठंडा है. एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट, थोड़ी सी वेट का मतलब गीली है, थोड़ी सी मतलब वाटर वेपर उस क्लाइमेट में ज़्यादा है, वेट क्लाइमेट है. प्लेन्स हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो समतल इलाके होते हैं वो क्या हैं, वो थोड़े से हॉट हैं और उनकी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वेट क्लाइमेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया. साउथ हैज़ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यानी कि जो साउथ का इलाका है वो वेरी हॉट है और वेट क्लाइमेट है. द वेस्टर्न रीजन हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो जो वेस्टर्न रीजन है वो क्या है, हॉट है और वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है. इसका एग्जांपल जैसे राजस्थान हो गया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ वेट क्लाइमेट. अब देखिए जो नॉर्थ ईस्ट की जो क्लाइमेट है वो कैसी क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट. एग्जांपल आसाम हो गया. एंड रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. तो जो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर है वो किस में जाता है, वहाँ पे रेन होती रहती है, यानी रेन होती रहती है वहाँ पे. नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर विच इम्प्रूव द chances of its survival in the environment in which they live is known as adaptation. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिससे क्या करता है, वो अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर जनरेट करता है जिससे वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सर्वाइव कर सके, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. In other words, an adaptation is a trait of an organism that has been favored by natural selection. यानी कि कोई भी जो अडेप्टेशन होगा वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पे किस तरीके से रह रहा है, क्या उसके अंदर फीचर है, वो अडेप्टेशन है.
अब जो अडेप्टेशन है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, अडेप्टेशन ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी बॉडी पर कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिससे वो कोई भी हैबिटेट है उसका उसमें सर्वाइव करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे स्किन कलर हो गया, उसकी शेप हो गई, बॉडी कवरिंग हो गई, ये सभी फीचर क्या हैं, ये उसको वहाँ पे उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियर अडेप्टेशन में देखिए क्या होता है कि कोई भी अडेप्टेशन ऑफ ए स्पेशल वे इन a particular organism that help it to survive in its natural habitat. It is usually occur in response to some external stimuli. Example, frog and bear undergo hibernation or winter sleep during हार्ड विंटर सीजन। यानी कि बिहेवियर अडेप्टेशन में जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है, वो कुछ बिहेवियर को शो करता है। जैसे फ्रॉग और बियर हो गई, ये क्या करेंगे, अलग बिहेवियर शो करेंगे, यानी कि जब हार्ड विंटर सीजन होगा तो वहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये स्लीप हो जाएंगे, यानी सोएंगे उस टाइम पे। थर्ड हमारे पास साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वार्म ब्लूडेड एनिमल्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। इससे जो क्या होता है कि उनके वहाँ पे जो भी क्लाइमेट है या जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसका उस पर इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन पर इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास द पोलर रीजन। पोलर रीजन देखिए कौन से होते हैं, ये अगर हमारी अर्थ है, ये हमारे अर्थ का एक्सिस है, तो यहाँ पे जो रीजन होंगे, यहाँ पे ये जो रीजन है इनको हम पोलर रीजन बोलते हैं। अब देखिए जो पोलर रीजन है उनकी कुछ खास बात होती है। पोलर रीजन शो एक्सट्रीमली कोल्डर क्लाइमेट विच इज़ कवर्ड विद स्नो एंड रिमेन कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि जो पोलर रीजन है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, कोल्ड है, और जो कवर्ड है, किससे कवर्ड रहती है, वो स्नो से कवर्ड रहती है, और रिमेन कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो साल का मोस्ट पार्ट है वो वहाँ पे कोल्ड ही रहता है। इन दिस रीजन द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ एंड इवन डज नॉट राइज फॉर द अदर 6 मंथ। यानी कि यहाँ पे जो 6 महीने है, लगातार 6 महीने सनराइज रहेगा और नेक्स्ट 6 मंथ सनसेट रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट है। The temperature goes down below -37 degrees Celsius during winter in polar region. The ground remains frozen most part of the year and water become available only during the short summer when snow melt. यानी कि टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर क्या रहता है, वहाँ पे फ्रोज़न रहता है। लेकिन कुछ जब समर होती है, समर सीज़न होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो वहाँ पे जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है। मोसेस एंड शॉर्ट लीव फ्लावरिंग प्लांट ग्रो इन दिस रीजन। तो इस टाइप के जो प्लांट होंगे वो वहाँ पे ग्रो करेंगे। एनिमल लिविंग इन दिस रीजन आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वे टू कोप विद कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द रीजन। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनकी जो उन्होंने इस रीजन को अडेप्ट किया, यानी कि उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर हैं जो इसको अडेप्ट कर रहे हैं। पोलर बियर एंड पेंगुइन आर द एनिमल दैट लिव इन पोलर रीजन। तो जो पोलर बियर होता है और पेंगुइन होते हैं ये इसमें रहते हैं। बिसाइड दिस व्हेल, सील्स एंड अदर एनिमल आर ऑल्सो फाउंड इन पोलर रीजन। सम फिशेज, फोक्सेस, मस्क, ओक्सन, रेनडियर्स एंड बर्ड ऑल्सो लिव इन द पोलर रीजन। यानी कि जो पोलर बियर है इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या है, वहाँ पे व्हेल हैं, सील्स हैं, अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पोलर रीजन। जैसे फिशेज हो गई, फॉक्सीज हो गई, मस्क ओसन हो गया, रेनडियर्स एक टाइप का हिरन होता है, ये यहाँ पे एक कस्तूरी बैल होता है। इस टाइप के जो कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखिए कौन से रीजन हैं। अगर ये हमारे पास अर्थ है तो ये अर्थ का एक्सिस है, ये यहाँ पे इक्वेटर होती है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे दोनों तरफ की, इक्वेटर के दोनों तरफ के जो रीजन हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं।
अब देखिए, द ट्रॉपिकल रीजन लाई नियर बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर लाइन ऑन द अर्थ, यानी कि ये इक्वेटर के दोनों साइड लाई करते हैं। दीज रीजन आर हॉट, ये क्या है, हॉट हैं, बट गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ पे बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। देयर फॉर दिस रीजन इज़ ह्यूमिड, यानी कि ये रीजन कैसा है, ह्यूमिड है। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो कोल्डेस्ट सीज़न होगा उसमें जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो समर है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे जो दिन और रात होती हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। दीज रीजन आर रिच इन वेजिटेशन एंड लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ ऑल्सो सीन इन दिस रीजन, तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के वहाँ पे प्लांट मिलते हैं। अब देखिए, अडेप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेड आई फ्रॉग रहते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। द रेड आई फ्रॉग लिव ऑन ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो रेड आई फ्रॉग है वो ट्रीज पर रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दे हैव स्टिकी पैड ऑन देयर फीट दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ट्री, यानी कि उनके जो पैर होते हैं उन पे एक स्टिकी पैड्स होती है, चिपकने वाली पैड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनको पेड़ों पर चढ़ने में हेल्प करती हैं। इट डज नॉट लिव इन वाटर, ये पानी में नहीं रहता। एंड हैज़ ए ग्रीन बैक एंड ए क्रीमी अंडर साइड, यानी कि इसके जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ग्रीन। इसके अलावा हमारे पास जो है अडेप्टेशन इन मंकी, तो देखिए क्या है, द मंकी लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है लॉन्ग टेल, यानी कि जो मंकीज़ हैं वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी लंबी टेल्स यानी पूंछ होती है फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। देयर हैंड एंड फिट आर अडेप्टेड इन सच ए वे दैट दे कैन ईजिली होल्ड द ब्रांच ऑफ ट्री, उनके मतलब जो हैंड होते हैं और फिट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो उन ब्रांचेस जो ट्रीज़ की ब्रांच होती है उनको ईजिली से वो पकड़ सकें। Monkey monkeys eat fruit, seeds, leaves, root and insect as their food which is present in abundance in tropical rainforest, तो जो monkeys होती है वो fruits खाते हैं, seeds खाते हैं, leaves खाते हैं, roots and insects खाते हैं जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे लोएन टेल्ड मैकी हो गया, इस तरीके से ये यहाँ पे टोकन हो गया, तो ये भी हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा अडेप्टेशन इन एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। एलिफेंट इज़ वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका बिल्कुल जाना हुआ एनिमल है एलिफेंट। दीज आर प्लांट ईटर, यानी कि ये प्लांट को खाते हैं। एंड आर अडेप्टेड इन मैनी रिमार्केबल वे टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिससे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। दीज अडेप्टेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो, अब हम इनकी अडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक विच इज़ यूज्ड एज नोज एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि एक द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, यानी कि इसका एक लंबा सूंड होता है, विच इज़ यूज्ड एज नोज़, यानी कि जिसको ये नाक के रूप में यूज़ करता है। एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ये बिल्कुल स्मेल है उसको दूर से ही स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब अच्छे से स्मेल को टेस्ट कर सकता है। इट ऑल्सो हेल्प एलिफेंट टू पिक अप फूड, यानी कि इससे क्या करता है, ये फूड को पिक करता है। द लॉन्ग ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्रीथिंग, ये इसके सांस लेने के लिए भी यूज़ होता है। इट कैन रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड हेल्प इट टू ईट ट्री लीव्स, यानी कि ये जो सूंड होता है ये जो प्लांट होते हैं या ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस तक पहुंच सकता है और उसको पत्तों को जो आसानी से खा सकता है। इट इज़ यूज फॉर सकिंग वाटर फ्रॉम लेक्स और रियर, यानी कि ये जो सूंड है इसका ये वाटर को ड्रिंक करने के लिए भी यूज़ में होता है।
The elephant possessed us long pointed teeth that are used in tearing the bark of tree which the elephant love to eat as food। यानी कि जो एलिफेंट है उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, उससे क्या करते हैं, टीयरिंग द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ हैं उनकी छालों को फाड़ देते हैं और उनको खाना पसंद करते हैं। The elephant has large ears that help to hear even very soft sound and can sense the danger। यानी कि जो एलिफेंट है उसके लंबे कान होते हैं जिससे क्या होता है कि ये खतरे को भाप सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप इट कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो लंबे कान होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसको कूल रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट है। तो ये हमारे पास चैप्टर था